हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, चलो। एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स मॉडल है ना। इसमें हम लोग जो ऑर्बिट होते हैं उनकी त्रिज्या और किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का वेग देखेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हो जाएगा रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। बोहर्स ऑर्बिट की त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है बेटा आर इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। इससे आपका जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। काय में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। आर इक्वल टू, इस 9 को हटा के 2 को 3 कर लो तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, यहाँ आर है रेडियस यानी कि त्रिज्या, और ये जो एन है ये है ऑर्बिट यानी कि कक्षा, और ये जो जेड है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। ठीक है ना। रेडियस क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या। और ऑर्बिट क्या है? कक्षा। और एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। ठीक है, नोट करो। चलो, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया? 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, है ना। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम के प्रथम कक्षा यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस बताएं। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन एटम के प्रथम कक्षा यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस बताएं। चलो सॉल्व करते हैं।
देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये आपका नाभिक हो गया है ना, और नाभिक के बाहर ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। थोड़ा सही बनाए। ठीक है, ये हमारा हो गया नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। और मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, ठीक है, और मैं इसको बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब है n इक्वल टू 1। ठीक, चलो अब हमको ये रेडियस निकालनी है, तो r इक्वल टू फॉर्मूला होता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। 0.53 इंटू n 1 का वर्ग हो जाएगा, और हाइड्रोजन का जेड 1 ही होता है, ठीक है ना। तो ये सोल्व करने पे आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा। अच्छा एंगस्ट्रॉम को यदि मीटर बनाना है तो हम ऐसे करेंगे, R इक्वल टू 0.53 ये एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर बनाना है तो आप क्या करें 0.53 इंटू 10 की पावर -10, तो यह आपका बन जाएगा मीटर। ठीक है। अच्छा सेंटीमीटर बनाना है तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे R इक्वल टू 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इसको सेंटीमीटर बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं 0.53 इंटू 10 की पावर -10, ये तो मीटर है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 का इसमें गुणा कर दिया, तो ये 2 जीरो से ये 10 कटेगा, तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, नोट करो। चलो अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान लो अगला सवाल है हीलियम पॉजिटिव, है ना, की सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बताएं। ठीक है बेटा, हीलियम पॉजिटिव की सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बताएं। तो आप चाहो तो चित्र बना सकते हो, जैसे यहाँ बना देता हूँ मैं। ठीक है बेटा, ये मान लो आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है,
न्यूक्लियस के बाहर ये n बराबर 1 मतलब पहला ऑर्बिट, और ये n बराबर 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट, ठीक है ना। और यहाँ से मान लो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है इसको हम r बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो रेडियस हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी, सेकंड ऑर्बिट की। किसकी हो जाएगी, सेकंड ऑर्बिट की। और मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है तो ये हो जाएगी आपके फर्स्ट ऑर्बिट की, ठीक है बेटा। सेंटर से लगा के यहाँ तक की जो रेडियस है वो फर्स्ट ऑर्बिट की हो जाएगी, और सेंटर से लगा के यहाँ तक की जो रेडियस है वो सेकंड ऑर्बिट की हो जाएगी, ठीक है ना। तो आर सेकंड मतलब हमको सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R2 इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। 0.53 इंटू, अब सेकंड ऑर्बिट की बोल रहा है तो एन की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2, तो 2 का वर्ग। अच्छा, एटम कौन सा है, हीलियम। हीलियम एटम है, ठीक है ना। तो हीलियम के लिए जेड कितना होता है, 2। अच्छा, 0.53 इंटू 2 का वर्ग 4 होगा, और 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तिया 6 और 2 पंच 10, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और ये हो गया एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 2 का वर्ग 4 और 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 तिया 6 और 2 पंच 10, पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो फाइनली हमारी जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 1.06 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। नोट कर लो। चलो कुछ और चीजें बताता हूँ आपको। याद रखें, ठीक है। क्या याद रखें, सुनो। हम क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ये लिखते हैं। अब मान लो यदि 0.53 बाय जेड इक्वल टू हो जाए 1, है ना। यदि 0.53 बाई जेड बराबर कितना हो जाए, 1, तो हम लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि एन बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। एन के बढ़ने पे आर भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाहर मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो r1 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो r2 है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो r3 है ना। ये मान लो n बराबर 1 है,
ये n बराबर 2 है और ये n बराबर 3 है। ठीक है ना बेटा। तो क्या होता है, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे r का मान भी बढ़ेगा। मतलब पहली कक्षा से ज़्यादा त्रिज्या होगी दूसरी कक्षा की और दूसरी कक्षा से ज़्यादा त्रिज्या होगी तीसरी कक्षा की। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 से ज़्यादा होगा R2, R2 से ज़्यादा होगा R3, ठीक इसी प्रकार R3 से ज़्यादा क्या होगा, R4। ठीक है ना, नोट कर लो। नोट करो नोट करो। ठीक है, नोट करो। चलो इसके बाद एक सवाल बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपको हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट कोमा सेकंड ऑर्बिट तथा थर्ड ऑर्बिट की रेडियस का अनुपात बताएं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट तथा थर्ड ऑर्बिट की रेडियस का अनुपात बताएं। ठीक है ना, मतलब ये हाइड्रोजन के प्रथम 3 ऑर्बिट हो गए, पहला दूसरा और तीसरा। इन तीनों की जो रेडियस है उसका हमको रेशो बताना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये वाली चीज का यूज करेंगे, है ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एटम तो हाइड्रोजन ही है। ठीक है ना, एटम तो हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन का जेड और 0.53 कांस्टेंट हो गया, यानी कि हमने उसको 1 मान लिया। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन स्क्वायर। अब यहां से यदि आप R1 रेशो R2 रेशो R3 निकालते हैं, ठीक है ना, R1 रेशो R2 रेशो R3 निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, R1 की जगह रख देंगे N1 का स्क्वायर और R2 की जगह रख देंगे N2 का स्क्वायर और R3 की जगह रख देंगे N3 का स्क्वायर। क्यों, देखो इनमें रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी एन स्क्वायर के। तो R1 निकालना मतलब पहले ऑर्बिट की त्रिज्या, तो N1 का स्क्वायर, दूसरे ऑर्बिट की त्रिज्या तो N2 का स्क्वायर और तीसरे ऑर्बिट की त्रिज्या तो N3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे N1 मतलब 1 का स्क्वायर, N2 मतलब 2 का स्क्वायर और N3 मतलब 3 का स्क्वायर। तो फाइनली 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। मतलब हमारा जो हाइड्रोजन एटम है उसकी प्रथम 3 कक्षाओं की जो त्रिज्या है वो इस प्रकार से होगी बेटा, है ना, 1:4:9। ठीक, नोट करो। चलो इसके बाद हम एनर्जी देख लेते हैं। तो केस 2,
केस टू क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट, मतलब बोहर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो बोहर्स ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यदि निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला ये होता है बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। क्या होता है, -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। तो टोटल एनर्जी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, TE इक्वल टू -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। यहाँ से जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। काय में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पर जो Z है वो एटॉमिक नंबर है ना, और जो N है वो ऑर्बिट है, और जो टोटल एनर्जी आएगी वो काय में आएगी, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो टोटल एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी जब आप सोल्व करेंगे तो, है ना, नोट करो। चलो एक सवाल सोल्व करते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताएं, है ना। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताएं। चलो चित्र से समझाता हूँ आपको। ठीक है बेटा, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, है ना। और ये मान लो n=1 है, मतलब पहला ऑर्बिट। इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। और मान लो इसमें यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इस फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी इक्वल टू
-13.6 अपॉन z² अपॉन n², ठीक है ना। -13.6 इंटू हाइड्रोजन की बात चल रही तो हाइड्रोजन का z 1 होता है तो 1 का वर्ग, और ऑर्बिट भी पहले ही बोला है तो 1 का वर्ग, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यदि इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करें, इस 13.6 में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का गुणा कर दे, तो आपकी जो एनर्जी है वो काय में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। ठीक है, कर लोगे, नोट करो। चलो अगला सवाल देखो। हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताएं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू z² अपॉन n² -13.6 इंटू, अब देखो बेटा हीलियम की बात चल रही है और हीलियम का जेट कितना होता है, 2, तो 2 का वर्ग, और कक्षा कौन सी बोल रहा है, पहली, तो 1 का वर्ग है ना, -13.6 इंटू 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, फाइनली -13.6 इंटू 4। चलो 4 छंग 24, 24 का 4 हाथ का या 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14 की 4 हाथ का या 1, और 4 एकम 4 और 1 5, और यहाँ पे माइनस है ना। अब पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दे, तो ये हो जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल बनाना है तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी इक्वल टू -54.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये क्या बन जाएगा, जूल। ठीक है, कर लोगे इस तरह से, नोट करो। चलो अगला, अगला अब आप यहाँ पे कुछ बातें याद रखें। याद रखें, है ना। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू z² अपॉन n², ये पढ़ते हैं, -13.6 इंटू z² अपॉन n²। अब यदि -13.6 इंटू z² इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट, क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n²। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस है ना, तो यहाँ पे ये माइनस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अर्थात n का मान बढ़ाएंगे तो टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, n का मान बढ़ाएंगे तो टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि n और टोटल एनर्जी तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब टोटल एनर्जी, सॉरी, n बढ़ाएंगे तो टोटल एनर्जी घटना चाहिए,
बात आपकी सही है। जब आप n को बढ़ाओगे तो टोटल एनर्जी घटेगी, लेकिन वो घटेगी काय में, माइनस में, ठीक है ना। तो माइनस के साथ जब कोई चीज़ कम होती है तो वास्तव में वो कम होने की बजाय बढ़ती है, ठीक है ना। इसलिए n का मान बढ़ाने पर टोटल एनर्जी बढ़ेगी। देखो मैं चित्र से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस के बाहर ये पहली सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, है ना, ये तीसरी सेल हो गई। इसकी ऊर्जा मान लो E1 है, इसकी ऊर्जा मान लो E2 है, और इसकी ऊर्जा मान लो E3 है ना। तो होता क्या है बेटा, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, जैसे 1 से 2, 2 से 3, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना। यानी कि E1 से ज़्यादा होगा E2, E2 से ज़्यादा होगा E3, और इसी प्रकार आगे भी बढ़ेगा, ठीक है, नोट कर लो। चलो अगला देखो, एक आखिरी केस और देख लेते हैं ना, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। केस थर्ड, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन बोहर्स ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है तो बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/10। इससे जो आपकी वेलोसिटी आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है बेटा। वेलोसिटी काय में आएगी, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हीलियम पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन का वेग फर्स्ट ऑर्बिट में बताएं, ठीक है। हीलियम पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन का वेग फर्स्ट ऑर्बिट में बताएं। सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये आपको बोल रहा है ये तो हो गया नाभिक, ठीक है, और ये हो गया n = फर्स्ट, मतलब पहला ऑर्बिट। और इस पहले ऑर्बिट में मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। जो हीलियम पॉजिटिव है उसके इलेक्ट्रॉन का वेग यानी कि वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा, है ना। अच्छा ये हीलियम एटम है, हीलियम एटम, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n। 2.18 इंटू 10⁶ इंटू, अब जो हीलियम है उसका जेड कितना होता है बेटा, 2, और ऑर्बिट तो 1 ही है, तो 1 का कोई मतलब नहीं है ना। अब 2 8 16 6, हाथ का 1, 2 एकम 2, और 1 3, और 2 तिया 6। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे।
इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, है ना। एक बार फिर से देखें, हीलियम का जेट कितना होता है 2 और ऑर्बिट बोल रहा है 1, है ना। तो 2 8 16 की 6 हाथ का या 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दून सॉरी 4 आएगा, यहाँ पे क्या लिख दिया ये मैंने, 2 दून 4, है ना। 2 8 16 की 6 हाथ का या 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दून 4, मतलब 4.36 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, है ना। अच्छा, इस वेलोसिटी को यदि आपको सेंटीमीटर में निकालना है तो आप ऐसे कर दो, 4.36 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶ 4.36 इंटू 10⁶, ये काय में मीटर पर सेकंड में, इसमें आप 100 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है ना बेटा। तो फाइनली देखो, ये 6 जीरो प्लस की और ये 2 जीरो भी प्लस की, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 4.36, है ना, इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, नोट करो। तो यहाँ पर मैंने आपको बोहर्स ऑर्बिट की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में बताया। ठीक है ना। अब कल के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय राम जी की।